एआईबी ने अपना ट्रेंड चेंज किया क्वेश्चन देने का, कुछ पेपर पैटर्न बनाने का, वो एक अलग ही उनका ट्रेंड चल गया है। ठीक है, स्टेटमेंट और असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन दे रहे हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे रहे हैं और कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन दे रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से देखना कि आखिर उनकी डिमांड क्या है, क्योंकि आप बहुत पहले के पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा सेक्शन वाइज क्वेश्चन पूछ लेते थे जिन्हें हम बेयर से देख करके सॉल्व भी कर लेते थे ईजिली। लेकिन अब इतना आसान नहीं रह गया है। अब आप लोग खुद ही अपने आसपास देखे होंगे, कई लोग एआईबी में फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो उसका कारण ये है कि अभी भी इस चीज़ को, इस एग्ज़ाम को हल्के में लेना। ठीक है, तो एकदम जेन्युइन मैं बात बताने वाली हूँ कि आप लोगों का मोस्टली फोकस किन सब्जेक्ट पे होना चाहिए। देखिए, सीधे अगर आप ये सोचेंगे कि सीधे हम बुक्स ले बेयर एक्ट तो अलाउ ही है, वहाँ ले जा कर के हम देख लेंगे, वहाँ जाके टिक कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आपको यहाँ घर बैठ के बेयर एक्ट मिलानी पड़ेगी, बेयर एक्ट के पैटर्न समझने पड़ेंगे कि आखिर सेक्शन को जल्दी से जल्दी समय में खोजना कैसे है। ठीक है, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि तो मोस्टली आपका फोकस किस सब्जेक्ट पे होना चाहिए। मोस्टली सब्जेक्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि मोस्टली नंबर अपने पास मतलब 10 नंबर का कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन आता है। बीएनएस भी समथिंग 8 या 10 नंबर का, जितने सब्जेक्ट लिखे हैं 5, तो ये सारे 8 या 10 नंबर के पूछे जाते हैं। बीएनएस और बीएनएस के साथ आईपीसी भी पूछी जाती है। एआईबी की खासियत ये है कि ओल्ड लॉ और न्यू लॉ दोनों को साथ लेके चल रहा है। ठीक है, तो हमारा मोस्टली फोकस कहाँ पे होगा? मोस्टली फोकस हमारा न्यू लॉ पे होना चाहिए, जैसे बीएनएस पे, बीएनएसएस पे, बीएसए पे। ठीक है, और थोड़ा फोकस हम इन पे भी, ओल्ड लॉ पे भी रख लें। फिर सीपीसी हमारी आ गई। तो कौन कौन से इनके टॉपिक है? देखिए, ये टॉपिक्स कोई नहीं बताता है कि आखिर किस टॉपिक को आप पढ़ लें तो इनफ रहेगा। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन पे फोकस कर लेना, जैसे आर्टिकल 14 हो गया, आर्टिकल 21 हो गया। ठीक है, इमरजेंसी वाले आर्टिकल्स हो गए। तो ये सारे आर्टिकल्स जो हैं, तो देखिए पार्ट 3 तक तो कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा, उनके केस लॉज भी, और इसमें भी इम्पॉर्टेंट चीज़ छानी जा सकती है। इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स आती हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, शेड्यूल पूछे जाते हैं कि 10th शेड्यूल में क्या है, 12th शेड्यूल में क्या है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट केस लॉज पूछे जाते हैं। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत ही है कि केस लॉ तो उसमें पूछे ही जाएंगे। ठीक है, बीएनएस पे फोकस कहाँ करना है? बीएनएस पे ही मोस्टली फोकस करना है। जैसे मैंने लिखा भी है कि मोस्टली फोकस आपका कहाँ होना चाहिए? बीएनएस पे। ठीक है, न्यू सेक्शन पे फोकस करना, जैसे संगठित अपराध जुड़ा, ठीक है, 69 जुड़ा, स्नैचिंग जुड़ा, इन सब पे आपका मोस्टली फोकस होना चाहिए, क्योंकि न्यू जोड़ा है तो न्यू क्या है कि वो पूछेगा ही। फिर कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है। कॉन्सेप्ट्स पे कैसे फोकस करना है? जैसे हमारे बीएनएस का 62 देखिए, जिसमें है कि अटेम्प्ट की पनिशमेंट है। ठीक है, तो अटेम्प्ट के बारे में एक क्वेश्चन आया था अभी पिछले साल ही, कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को 10 साल की सज़ा मिली है, तो उसने 10 साल की सज़ा वाला अपराध का उसने प्रयत्न किया है। अब आप उसको एज जज आप उसको कितनी सज़ा देंगे? तो आप उसको 5 साल की सज़ा देंगे। ठीक है, तो 5 साल ये आया कहाँ से? क्योंकि हम मैक्सिमम पनिशमेंट का आधा सज़ा देते हैं अटेम्प्ट करने पे। तो मतलब ये कॉन्सेप्ट वहाँ पूछा था 62 से। तो ये ऐसा आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन पूछ लेता है बीएनएस से मोस्टली। इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन जैसे एक्टस नॉन फैसेट्रियम, निसी मीन सेट्रिया, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, डॉक्ट्रिन। और बीएनएसएस, सीआरपीसी, तो मोस्टली फोकस हमारा बीएनएसएस पे होगा। न्यू सेक्शन, देखिए बीएनएसएस पे भी नए सेक्शन काफ़ी जुड़े हैं। ठीक है, तो नए सेक्शन पे मोस्टली फोकस आप बीएनएसएस पे करिए, न्यू सेक्शन पे फोकस करें, कॉन्सेप्ट पे फोकस करें, जितना भी हो सकता है कॉन्सेप्ट पे फोकस कर लें। जैसे हमारा सेक्शन 35 हो गया। ठीक है, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस पे अरेस्ट करने के से संबंधित है, तो ऐसे चीज़ें देखिए की जा सकती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट केस लॉज हो गए, जैसे 300 जो हमारा सीआरपीसी का हुआ करता था, तो उस पर फोकस किया जा सकता है। और ऐसे ही कई सारे केस लॉज हो गए, इन्हीं से संबंधित केस लॉज पूछे जाते हैं, तो केस लॉ भी कवर किए जा सकते हैं। बीएसए, जो कि सबसे ज़्यादा ईजी सब्जेक्ट के रूप में आता है हमारे, मोस्टली फोकस हमारा बीएसए पे होना चाहिए। और सेक्शन नंबर याद करने पे फोकस करिए। मैंने यहाँ देखिए न्यू सेक्शन क्यों नहीं डाला, क्योंकि बीएसए में
आप देखेंगे कि न्यू सेक्शन कोई नहीं ऐड हुआ है, न्यू सेक्शन नहीं ऐड हुआ है, सेक्शन मॉडिफाई हुए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप से चीज़ें जोड़ी गई हैं, तो उन पे फोकस करना है। और मैंने लास्ट में फ़ोन नंबर पे डाला भी है कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करिएगा। जैसे हम पढ़ते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस, ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी एविडेंस पहले चार एक्सप्लेनेशन उसमें थे, अब क्या हो गए हैं, 7 एक्सप्लेनेशन हो गए हैं। और ये बाकी जो नए जुड़े, तो ये किस चीज़ से संबंधित है, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से संबंधित है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से संबंधित है। यूपीएपीओ का भी एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें पूछ भी लिया था कि ये जो प्राइमरी जो एविडेंस है उसमें जो एक्सप्लेनेशन 7 है वो किस बारे में, या फिर ऐसे क्वेश्चन था कि वीडियो रिकॉर्डिंग किस एक्सप्लेनेशन में ऐड है, तो उसको बताना पड़ा था कि एक्सप्लेनेशन 6 में है, 7 में, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक बारे में ज़्यादा फोकस करिएगा। और डाइंग डिक्लेरेशन के जितने केस लॉज हैं उनको पता होना चाहिए कि पकला नारायण स्वामी का जजमेंट है वो किस चीज़ से संबंधित है, ये सारी चीज़ें। सीपीसी मोस्टली आप लोगों को ईजी पड़ेगी कि मोस्टली फोकस हमारा एक सेक्शन 1 से लेकर के 25 तक तो बिल्कुल रटा होना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट इसके आर्टिकल जो हैं 1 से लेकर के 15 तक आर्टिकल ऑर्डर पता होने चाहिए। प्लेंट किस ऑर्डर में है, प्लेन के ऑर्डर 7 के रूल 10 में क्या है, ऑर्डर 7 के रूल 11 में क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें क्वेश्चन भी मैं लेके आई हूँ कि जैसे क्वेश्चन नंबर 55 है जो अभी पिछले साल हमारा AIB20 कंडक्ट कराया गया था, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, ठीक है, तो प्रत्यायोजित विधान के संदर्भ में वह न्यायिक सिद्धांत जो विधायिका को प्रशासन को अनियंत्रित विधायी शक्ति प्रदान करने से रोकता है कि वो अपने शक्ति का अनलिमिटेड यूज ना कर दे, तो किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, तो वो बी जो एक्सेसिव डेलीगेशन है उसके रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर जो होगा सही ये होगा। मैंने बस 2-3 क्वेश्चन लेके आप लोगों को दिखाने के लिए कि किस प्रकार से PYQ आप देख करके PYQ को समझ करके AIB को क्रैक किया जा सकता है, ठीक है। तो भारतीय न्याय संहिता से ये है, भारतीय न्याय संहिता में देखिए फोकस भी करना पड़ता है, ये नहीं कि बहुत इजी है तो जल्दबाजी में गलत टिक मार्क कर दें। ये देखिए इसमें डाउट हो सकता है 7 साल और 14 साल में, क्योंकि 2 प्रकार के दिन दिए गए हैं हमारे सेक्शन 11 में, ठीक है, सेक्शन 12 में। तो भारतीय न्याय संहिता में अधिकतम कितने दिनों तक एकांत कारावास में रखा जा सकता है, अधिकतम 14 दिन से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। 7 दिन कब आता है, जब इंटरवल में दिया जा रहा हो, ठीक है, इंटरवल में जब दिया जाता है तो 7 दिन होता है। तो यहाँ कई लोग बच्चे 7 दिन मार्क करके आ गए होंगे, लेकिन आंसर क्या होगा, 14 दिन होगा, 14 दिन। तो आंसर नंबर C होगा। और ये तो मोटर व्हीकल का मैंने मोस्टली सब्जेक्ट में इसको डाला भी नहीं है, क्योंकि इस सब्जेक्ट को आपको कहाँ से कवर करना है, ओनली PYQ देख करके। मोस्टली ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, हर AIB के हर एग्ज़ाम में आया है, ठीक है। आप देखेंगे जितने अभी AIB हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं घुमा करके आया। ये क्वेश्चन आखिर पूछ क्या रहा है, मतलब कि मोटर व्हीकल एक्ट से इसने बोला है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और नो फॉल्ट लायबिलिटी के अंतर्गत, नो फॉल्ट लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपने जानबूझकर भले ना किया हो, आपने इंटेंशनल किसी की डेथ नहीं कारित करी, फिर भी उसकी डेथ हो गई है, तब क्या होगा, मुआवजे के रूप में कितनी राशि आप उसको देंगे, तो B नंबर 50,000 रुपये देंगे। लेकिन अगर मृत्यु नहीं होती है, विकलांगता हो जाती है उसको, तो कितना देंगे, 25,000 रुपये देंगे। तो ये दोनों चीज़ें आप रट लीजिए। अब अगले बार मान लीजिए कि ये अभी 20 में पूछ लिया गया था कि मृत्यु हो जाने पे, अब हो सकता है 21 में ये आ जाए कि मान लीजिए विकलांगता हो गई है तो कितना देंगे। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन AIB फ्रेम करवाता है, ठीक है। अब इसमें भी ये सारे क्वेश्चन हैं, देखिए जो मैंने बताया था 10 ईयर वाला, 10 ईयर का कारावास दिया गया है, जो 62 के अंतर्गत अधिकतम कितने दिनों तक कारावास दिया जा सकता है, तो अधिकतम उसको दिया जा सकता है 5 साल का, फर्स्ट वाला होगा। और ये CRPC 7वां नंबर जो है वो CRPC से पूछा गया है, क्योंकि अब BNSS जो है तो इसमें ये सेक्शन हट चुका है। तो उसने बोला कि 14 वर्ष की आयु के किशोर को न्यायालय में ऐसे अपराध के लिए जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, तो वह मामला किस सेक्शन के अंतर्गत डील किया जाएगा, तो 27 सेक्शन जो CRPC में है, लेकिन अब BNSS में हट चुका है, ठीक है। और BNSS से क्वेश्चन है 290 के 1 से, इसमें पूछा है कि सौदा विभाग के लिए जो हमारा प्ली बार्गेनिंग होता है, जिसमें आप लोग जानते हैं सौदा विभाग होता है, तो इसमें 30 दिन के अंतर्गत आपको आवेदन
दायर करना पड़ता है कि आप क्या करने वाले हैं, आप प्ली बार्गेनिंग करने वाले हैं। देखिए ऑल अदर सब्जेक्ट जो इसके अलावा जो 5 सब्जेक्ट के अलावा है, 5 सब्जेक्ट पे आपको कंसेप्ट पे भी फोकस करना है और 5 सब्जेक्ट के अलावा जो ये सारे सब्जेक्ट हैं इनमें कहाँ फोकस करेंगे आप? ओनली PYQ। ओनली PYQ की देखेंगे कि किस टॉपिक से ज़्यादा बार क्वेश्चन इसने रिपीट किए हैं, उन्हीं को याद कर लेना। तो ये सारे चीज़ें मैंने डाल दी हैं। एक चीज़ माइंड में याद रखिएगा कि AIB कोई आपका टॉप करने का एग्ज़ाम नहीं है कि आपको टॉप ही करना है। आप अगर ये समझ पा रहे हैं कि हाँ मेरे 55 से ऊपर जा रहे हैं क्वेश्चन, जा रहे हैं सही क्वेश्चन, तो बाकी आप तुक्का मार दीजिए, 1-2 सही हो जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा फ्री माइंड से जाना है एग्ज़ाम देने और अब अभी से 1 महीने बचा है तो अभी से आप प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए और ज़रूर अगर आप उस बार चूक गए थे तो इस बार ज़रूर आप लोगों का एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।